मुंबई का एक भिखारी जिसे ना अपने नाम का पता था ना अपने अतीत का, और जो सड़क पर सोने के लिए पुलिस वालों के डंडे लात और गालियां खाता रहता था। अक्सर ये सपना देखता था कि एक छोटी सी लड़की उसे पुकार रही है और फिर वो आनंद से अंधे कुएं में गिरता चला जा रहा है। एक अजीब रात उसे प्रकाश के कुछ चमकते बिंदु दिखाई दिए, जिनका पीछा करते करते वो मुंबई के बोरीवली जंगल की रहस्यमयी कनेरी गुफाओं के भीतरी हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई और वो एक अंधे कुएं में गिरने लगा, ठीक अपने सपनों की तरह। उसे लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन वो पहुंच जाता है समय की कई परतों के पार एक नई दुनिया में, जहां उसे दारा नाम का योद्धा मिलता है, जो उसे बताता है कि वो दरअसल एक भिखारी नहीं बल्कि इसी राज्य विराटनगर का महायोद्धा है अक्षत, और विराटनगर को आज उसकी जरूरत है। उस भिखारी को दारा की बातें और ये दुनिया एक अजीब सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जब दारा उसे उसकी विशालकाय मूर्ति दिखाता है तो उसे दारा की बातों पर कुछ यकीन होने लगता है। दारा कहता है कि शत्रुओं के डर से अक्षत को समय की कई परतों के पार उसकी यादों के कुछ हिस्सों में ताला लगाकर यहाँ से भेज दिया गया था। दारा अक्षत को एक प्रयोगशाला में ले जाता है, जिसका छिपा हुआ दरवाजा एक पुरातन विशालकाय बरगद के पेड़ से जाता था। एक अजीब सा दिखने वाला वैज्ञानिक अक्षत को कुर्सी पर बिठाकर उसके सर पर एक हेलमेट लगा देता है। वैज्ञानिक के लाल बटन दबाते ही अक्षत के दिमाग में कई दृश्य उभरने लगते हैं, जिनमें वो एक महान योद्धा की तरह लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही उसे अपने सपनों में बार बार आने वाली वो लड़की दिखाई देती है, वैज्ञानिक एक ज्यादा शक्ति का बटन दबाता है और अक्षत वहीं बेहोश हो जाता है। अक्षत की आंख खुलती है तो वो अपने को एक युद्ध क्षेत्र में पाता है। कुछ ही देर में उसे एक योद्धा के रूप में तैयार किया जाता है। उसकी जानी पहचानी खून की प्यासी तलवार उसके हाथ में आते ही उसकी भुजाएं युद्ध के लिए फड़कने लगती हैं। विराटनगर की सेना का नेतृत्व करता हुआ अक्षत युद्ध भूमि में पहुंच जाता है, जहां उसका मुकाबला भयानक दानवों से था। अक्षत एक एक दानव को मारते हुए अंत में उनके कमांडर को मार देता है। विराटनगर अब सुरक्षित हो गया था। युद्ध के बाद महल में विजय उत्सव के दौरान अक्षत दारा की पत्नी तारणी को देखता है तो उसे लगता है जैसे उसे वो पहले से जानता है। तारणी की आंखें भी रह रहकर अक्षत पर ठहर जाती थी। युद्ध और फिर उत्सव के बाद थका हुआ अक्षत बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। सपने में उसे तारणी उसके सर पर हाथ फिराती हुई दिखती है। उसकी आंख खुलती है तो सचमुच तारणी को अपने कक्ष में देखकर वो हैरान हो जाता है। तारणी अक्षत से कहती है कि वो तारणी नहीं बल्कि उसकी अपनी तारा है। अक्षत भी उसकी तरफ एक अनजाना खिंचाव महसूस कर रहा था। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तारणी डर जाती है। वो जाते जाते अक्षत को नीला रत्न अपनी याद के तौर पर देती है। मुझे भूलना मत अक्षत, कहकर तारणी पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। तारणी के जाते ही दारा अक्षत के कमरे में घुसता है। दारा अक्षत की सहायता के लिए उसे विशेष सम्मान देने के लिए राज सिंहासन पर बैठने को कहता है। जैसे ही अक्षत वहां बैठता है, दारा एक लीवर दबा देता है और अक्षत फिर जैसे किसी अंधे कुएं में गिरने लगता है। अक्षत फिर से अपने को मुंबई की उसी सड़क पर पाता है। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक पुलिस वाला उसे लात मारता है, लेकिन अक्षत के एक जवाबी घूंसे से पुलिस वाला वहीं ढेर हो जाता है। अक्षत के पीछे मुंबई की पुलिस पड़ जाती है और वो एक चलती मालगाड़ी में चढ़ जाता है जो उसे प्रयाग ले जाती है। अक्षत प्रयाग के कुंभ मेले में पहुंच जाता है, जहां अघोरी, सूफी और संत एक गाना गा रहे थे, जिसका मतलब था कि ये दुनिया एक सपने की तरह है। ये गाना अक्षत को तारणी की याद दिला देता है। अक्षत अपनी मुट्ठी खोलकर देखता है तो पाता है कि तारणी का दिया नीला रत्न अब भी उसके हाथ में है। अगली सुबह हुई। कुछ लोग अक्षत को भिखारी समझकर उसके पास खाना रख रहे थे, लेकिन अक्षत बिना खाए उठ गया। उसके अंदर का स्वाभिमानी योद्धा अब जाग उठा था। उस रात अक्षत ने देखा कि एक गुंडा एक लड़की को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जा रहा है। अक्षत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे दिन खाना न खाने की वजह से भूख से कमजोर अक्षत पर वो गुंडा जल्दी ही काबू पा लेता है। लगभग बेहोश अक्षत के कानों में उस लड़की की चीखें गूंजती रह जाती हैं। सुबह उठकर अक्षत को उस लड़की की लाश दिखाई देती है। वो टूट जाता है। वो कौन है, क्या है, इन सवालों से परेशान अक्षत संगम पुल से कूदकर अपनी जान देने का प्रयास करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होने लगता है कि मरना मौत जैसी जिंदगी जीने से कुछ कम कठिन नहीं होता है। वो डूबने लगता है। तभी उसे पानी के अंदर एक संत दिखाई देते हैं जो उसे बचाकर किनारे पर ले आते हैं। वो अक्षत को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य उसे वहीं ढूंढने को कहते हैं जहां वो खोया था। तुमने नदी में गिरते समय इसे गिरा दिया था, इसे संभाल कर रखो, मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा न करना, कहकर वो संत अक्षत के हाथ में तारणी का नीला रत्न देते हैं और वहां से चले जाते हैं। संत का इशारा समझ
पुलिस के डर के बावजूद अक्षत फिर से मुंबई की ट्रेन पकड़ता है और वहां पहुंचकर रात में ही बोरीवली के भयावह जंगलों में घुस जाता है और कनेरी गुफाओं की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिलता है जो अक्षत से कहता है कि कनेरी गुफाएं पुरातन भूतों का बसेरा हैं जो अक्सर चांदनी रात में जंगल में दिखते हैं। अक्षत उसकी चेतावनी की परवाह किए बिना कनेरी गुफाओं की तरफ बढ़ना जारी रखता है। रास्ते में बैठे विशालकाय कोबरा और बाघ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। उसे गुफा के अंदर एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। अक्षत उसके अंदर घुस जाता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है जब उसे वहाँ एक सिंहासन दिखता है जिस पर अक्षत का चिन्ह बना हुआ था। सिंहासन के पीछे अक्षत काले घोड़े पर बैठे अपने चित्र को भी देखता है। अक्षत इससे पहले कुछ समझता, उसे सफ़ेद कपड़े पहने भूत जैसे लोग घेर लेते हैं। उनके हाथों में तलवार और भाले थे। अक्षत को लगा कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन तभी उनमें से एक अपने भूत का मुखौटा उतारता है। वो सिंह मित्र था, कनेरी गुफा के निवासियों में सबसे बूढ़ा और सबसे समझदार। सिंह मित्र ऐसा क्या राज बताता है कि अक्षत बन जाता है कनेरी गुफाओं का रक्षक, मुंबई का रखवाला, काले घोड़े वाला भूत। क्या अक्षत को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया? तारणी अक्षत से क्या कहना चाहती थी? वो छोटी लड़की कौन थी जो अभी अक्षत को सपने में दिखाई देती थी? समय की परतों के पार जाकर अंधकार के खिलाफ हर महायुद्ध में लड़ने वाले शाश्वत महायोद्धा की कहानी अक्षत जल्द आ रहा है आपकी अपनी स्क्रीन पर।